बच्चों, मैं अफरोज़ हामिद आप सभी का यूट्यूब चैनल ताज करियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का 6 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो है रिप्रोडक्शन यानी जनन या प्रजनन। बच्चों, पहले हम लोग ये जानेंगे कि जनन क्या होता है। तो जनन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर के पदार्थों का उपयोग कर अपने ही जैसे छोटे जीव को जन्म देते हैं। बच्चों, ये भी हमें जानना है कि जनन की प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ईस्ट वगैरह में ये जो होते हैं अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया निम्न श्रेणी के जीवों में पाए जाते हैं। अब इसी के विपरीत हम देखें लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, जैसे मनुष्य में, गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी इत्यादि में। यानी उच्च श्रेणी के जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होते हैं जिसमें दो लिंग यानी दो विपरीत लिंग यानी एक नर और दूसरा मादा जनक भाग लेकर के अपने ही जैसे छोटे जीव को जन्म देते हैं। बच्चों, ये भी हमें जानना होगा कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे विखंडन। विखंडन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है और हम विखंडन में देखेंगे कि कोई जीव जो है वो अपने शरीर के दो या दो से अधिक खंडों में तोड़ देते हैं। तो विखंडन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन खंडन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीर को दो खंड में विभाजित करते हैं, जैसे कि ये अमीबा और पैरामीशियम वगैरह में पाए जाते हैं। बहुखंडन जो है वो प्लाज्मोडियम के अंदर या कुछ अमीबा के स्पीशीज में भी पाए जाते हैं, जिसमें एक जीव जो है दो से अधिक जीवों का निर्माण करते हैं। फिर इसी तरह से दूसरा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है बच्चों, तो मुकुलन होता है कि जिसमें एक जीव के शरीर से यानी मुकुल यानी बड का निर्माण होता है और वो मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर अपने जनक के शरीर यानी पेरेंट बॉडी से वो सेपरेट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मुकुलन विधि। मुकुलन विधि के द्वारा दो जीवों में, जैसे कि ईस्ट के अंदर और हाइड्रा के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। फिर इस तरह से है पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब रीजनरेशन। प्लानेरिया के अंदर अगर कोई भी शरीर का भाग अगर टूट जाता है तो वो दोबारा उसको रीजनरेट कर लेता है यानी दोबारा बना लेता है, इसे हम कहते हैं पुनर्जनन। तो पुनर्जनन के द्वारा जो है प्लानेरिया अपने संख्या में वृद्धि करते हैं। इसी तरह से जीवाणु जनन भी होता है यानी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। तो वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा मेनली जो है वो शैवाल में और बैक्टीरिया में या कवक इत्यादि में रिप्रोडक्शन होते हैं। बच्चों, अब हमें जानना है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग यानी एक नर जनक होगा और दूसरा मादा जनक होगा। तो इसके उदाहरण में मनुष्य भी है, गाय, भैंस है और पुष्पी पादप है। तो हम डिटेल ये जानना चाहते हैं कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पुष्पी पादप की जो लैंगिक जनन का जो भाग है वो है पुष्प। हम कह सकते हैं कि किसी भी पादप का पुष्प जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी जनन भाग होता है। और पुष्प के अंदर दो भाग होंगे। अगर हम किसी पुष्प को ले रहे हैं जो द्विलिंगी पुष्प है तो उसके दो जनन भाग होंगे। एक होगा नर जनन अंग जिसे हम कहेंगे पुंकेसर और दूसरा होगा स्त्री केसर। अगर हम डिटेल देखें पूरे पुष्प में तो ये टोटल जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। एक होता है बाहरा दलपुंज जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, दूसरा होता है दलपुंज जिसे हम क्रोला कहते हैं, और तीसरा पुमंग और चौथा होता है जायांग। तो हम जानते हैं कि कैलिक्स के प्रत्येक इकाई को हम सेपल्स कहते हैं और कोरोला की प्रत्येक इकाई को पेटल्स यानी पंखुड़ी कहते हैं। फिर इसी तरह से हम देखेंगे पुमंग में तो प्रत्येक इकाई पुमंग का जो कहलाएगा वो पुंकेसर कहलाएगा। पुंकेसर के भी 2 भाग होंगे। एक भाग होगा परागकोश जिसके अंदर
परागकण का निर्माण होगा और दूसरा एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे तंतु। इसी तरह से स्त्री केसर में 3 होंगे, वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगा और अंडाशय। और अंडाशय के अंदर अंडाणु होंगे जो बीजांड के अंदर उपस्थित होंगे। बच्चों तो ये कुछ जनरल पार्ट्स हैं जो फ्लावर्स के जो भाग लेंगे किसमें, रिप्रोडक्शन में। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, हम डायग्राम बनाएंगे पुष्प का और उसमें एक एक करके हम सारे चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का जनन चैप्टर, जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 होगा। बच्चों तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि जनन क्या होता है। तो देखें, हम लोग पढ़ रहे हैं जनन यानी रिप्रोडक्शन, इसे हम प्रजनन भी कहते हैं। तो जनन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने ही जैसे छोटे जीव को जन्म देती है। यानी जनन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव
अपने शरीर के पदार्थों का उपयोग करके अपने ही जैसे छोटे जीव को जन्म देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। बच्चों, तो जनन की प्रक्रिया जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी जनन की प्रक्रिया है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें ये देखना है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में मुख्य अंतर क्या है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, जो सामान्यतः सूक्ष्म जीवों में यानी निम्न श्रेणी के जीवों में जनन की यह प्रक्रिया अर्थात अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। बच्चों, तो याद रखें कि अगर हमसे पूछा जाए कि अलैंगिक जनन किन किन जीवों में होते हैं, तो हम कह सकते हैं सामूहिक रूप से कि सूक्ष्म जीवों में यानी निम्न श्रेणी के जीवों में जनन की प्रक्रिया अलैंगिक होती है। अलैंगिक मीन्स यानी वह जनन की प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है अमीबा, जो एक कोशिकीय जीव है, इसी तरह से है पैरामीशियम, इसी तरह से है जीवाणु, ईस्ट इत्यादि। ये सभी एक कोशिकीय जीव है जो निम्न श्रेणी के जीवों में आते हैं। तो इन सभी में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होता है। बच्चों, अगर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को देखें तो ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हमने लिखा है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया 4 प्रकार हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है पुनर्जनन और चौथा है बीजाणुजन। तो ये 4 प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। बच्चों, पहले देखेंगे हम, ये है विखंडन, जिसे हम कहते हैं फिशन। अब ये विखंडन भी देखेंगे तो विखंडन भी 2 तरह के होते हैं, द्विविखंडन और बहुखंडन। तो हम पहले ये जानते हैं कि अलैंगिक जनन में विखंडन क्या होता है। तो विखंडन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में यानी खंड में विभाजित कर देता है यानी तोड़ देता है। तो इस प्रकार से जब कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करती है तो ये कहलाता है विखंडन, यानी अलैंगिक जनन का विखंडन विधि, जिसमें जीव अपने ही शरीर को 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में तोड़ करके खंडित कर देता है। इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि वैसा जैसे अमीबा में होता है, और विखंडन जो है वो प्लाज्मोडियम के अंदर भी होता है। अब विखंडन भी जो है वो 2 तरह के हैं, एक है द्विखंडन और एक है बहुखंडन। द्विखंडन का मतलब होता है कि जो जीव अपने शरीर को केवल 2 टुकड़ों में यानी केवल 2 खंड में ही विभाजित करते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है द्विखंडन। जैसा कि ये बहुत फेमस है अमीबा में, कि अमीबा जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है और उसे अपनी संख्या में वृद्धि करना होता है तो वो जनन करेगा, और जनन में क्या करेगा, अलैंगिक जनन करेगा। यानी जो इसकी मातृ कोशिका होगा यानी मदर सेल जो होगा अमीबा का, वो अपने शरीर को 2 अलग अलग टुकड़ों में यानी खंड में विभाजित कर लेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमीबा के अंदर जो है वो विखंडन तो होता है, लेकिन विखंडन की भी कौन सी विधि है, द्विखंडन, यानी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। इसी तरह से अगर हम डिटेल में देखें प्लाज्मोडियम के अंदर, हम बच्चों जानते हैं कि ये प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट यानी परजीवी है जिससे एक बीमारी होता है जिसका नाम है मलेरिया। तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसमें भी विखंडन होता है, लेकिन एक प्लाज्मोडियम जो है वो 2 से अधिक यानी अधिक संख्या में प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है अपने ही शरीर के खंड कर करके, यानी उसे 2 से अधिक खंडों में तोड़ करके। तो उस प्रकार की जो जनन की प्रक्रिया उसे हम कहते हैं बहुखंडन। तो बच्चों, अलैंगिक जनन में वह प्रक्रिया जिसमें अपने शरीर को खंडित कर करके संख्या में वृद्धि किया जाता है उसे विखंडन कहते हैं,
और विखंडन हम लोगों ने पढ़ा कि दो प्रकार के, द्विखंडन जिसमें शरीर के दो खंड बनेंगे और बहुखंडन जिसमें दो से अधिक बनेंगे। तो द्विखंडन का उदाहरण अमीबा है और बहुखंडन का उदाहरण प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है, यानी मलेरिया का परजीवी है। दूसरा बच्चों जो अलैंगिक जनन है वो है मुकुलन विधि। मुकुलन विधि जो जनरली देखा गया है वो ईस्ट में होता है, जो कि एक कवक है, और दूसरा हाइड्रा में होता है। बच्चों मुकुलन क्या होता है कि इसके शरीर से एक मुकुल निकलता है। ये इस तरह से, जैसे ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये एक छोटा सा मुकुल निकलेगा और ये धीरे धीरे मैच्योर होकर के और वो एक अलग से यानी न्यू हाइड्रा बन जाएगा और एक समय में वो अपने ये जो मातृ शरीर है यानी मदर का जो ये बॉडी है इससे ये अलग हो जाता है। इसी प्रकार से ईस्ट में भी होगा, एक ईस्ट के ऊपर दूसरा ईस्ट डेवलप करेगा, तीसरा चौथा, और इस तरह से वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मुकुलन में होता है कि अपने ही जो उसकी मातृ शरीर है उससे एक मुकुल निकलेगा और मुकुल समय के साथ धीरे धीरे उससे अलग हो जाएगा और एक जीव से अनेक जीव बन जाएंगे, तो वो कहलाएगा मुकुलन विधि। तो हमें याद रखना है कि अलैंगिक जनन में जो मुकुलन होता है वो ईस्ट और हाइड्रा के अंदर होता है। दूसरा होता है बच्चों पुनर्जनन। पुनर्जनन की विधि ये होता है कि जब कोई जीव अपने ही शरीर को 2 या 3 खंड में तोड़ देता है और जो खंड चला गया, गायब हो गया, विलुप्त हुआ, उसको अपने आप से रीजनरेट कर लेता है, यानी पुनः उसे जनरेट कर लेता है, यानी जनन करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है पुनर्जनन की प्रक्रिया प्लानेरिया में, कि प्लानेरिया के शरीर 3 हिस्सों में टूट जाता है, ऊपर हेड, बीच में मिड पार्ट और नीचे में टेल वाला। तो जिसका जो पार्ट गायब हो जाता है वो खुद से क्या कर लेता है, पुनर्जनन कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं पुनर्जनन की प्रक्रिया। तीसरा है बीजाणुजन। बीजाणुजन जनरली जो होता है वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, शैवाल यानी अलगी, और होता है कवक यानी फंजाई के अंदर। इसमें क्या होता है बच्चों की एक लार्ज संख्या में, अधिक संख्या में बीजाणु यानी स्पोर्स का निर्माण होता है और एक परिपक्व होने के बाद जो है वो स्पोर्स बाहर निकलते हैं और जितने स्पोर्स निकलेंगे उतने ही सारे जो है वो जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक वगैरह का निर्माण हो जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार हैं किसके, अलैंगिक जनन के, जो कि हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। बच्चों इसके बाद हमने पढ़ा है लैंगिक जनन, कि लैंगिक जनन क्या है। तो हम देखेंगे कि लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें 2 जीव यानी 2 जनक जो विपरीत लिंग के होंगे और वो दोनों मिल करके जनन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे या उस जनन की प्रक्रिया में 2 विपरीत लिंग वाले भाग लेंगे, तो वह प्रक्रिया कहलाएगी लैंगिक जनन। यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं वो कहलाती है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ इसमें उदाहरण अगर देखें तो जनरली जो उच्च श्रेणी के जीव हैं, उच्च श्रेणी के जीवों में जो है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे उदाहरण है मनुष्य, गाय, बिल्ली और कुछ भी पादप इत्यादि। तो इन सभी में जो है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें एक चीज़ और याद रखना होगा कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का मतलब होता है गैमेट, और ये युग्मक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। तो लैंगिक जनन में 2 अलग अलग जनक होते हैं, एक नर जनक होता है और एक मादा जनक होता है। जनक कहते हैं जन्म देने वाले को, यानी माता पिता। तो इसी प्रकार से जो नर जनक होंगे वो नर युग्मक का निर्माण करेगा और जो मादा जनक होगा वो मादा युग्मक का निर्माण करेगा। और ये दोनों जब युग्मक आपस में संलयन करेंगे तो बनाएगा युग्मनज, जिसे हम बोलते हैं जायगोट। तो और ये प्रक्रिया कहलाएगी निषेचन। तो हम आगे पढ़ेंगे इसकी डिटेल में कि लैंगिक जनन में 2 प्रकार के जनक होते हैं, इसीलिए उसमें 2 प्रकार के युग्मक भी पाए जाते हैं।
बच्चों तो हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे कि पुष्पी पादप में जनन कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग मनुष्य में जनन। ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बंद करो। हाँ बच्चों, तब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पुष्पी पादपों में जनन। तो हम जानते हैं कि पुष्पी पादप में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है, यानी जिसमें 2 प्रकार के जनन अंग होते हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि किसी भी पुष्पी पादप में पुष्प क्या होता है। देखिए, पुष्प यानी फ्लावर, जिसे हम फूल कहते हैं, वो पादप का जनन भाग होता है। यानी मेन जो रिप्रोडक्शन होता है वो पुष्पी पादप में वो पुष्प के अंदर होते हैं। तो पुष्प जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, यानी किसी भी पादप का जो जनन अंग है वो क्या है, वो पुष्प है। यानी पुष्प के अंदर ही लैंगिक जनन होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने बोर्ड पर एक पुष्प का फिगर बनाया है, यानी आकृति बनाया है। यहाँ पे वो पुष्प है द्विलिंगी पुष्प, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी ऐसा पुष्प जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हो, उस प्रकार के पुष्प को हम कहते हैं द्विलिंगी पुष्प। यानी इसमें नर जनन अंग भी उपस्थित रहेगा और मादा जनन अंग भी उपस्थित रहेगा। तो इस प्रकार के पुष्प को हम कहेंगे द्विलिंगी पुष्प। हमने यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प को बनाया हुआ है। हम एक एक करके पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को जानते हैं, यानी पुष्प के कितने भाग हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या क्या उसके फंक्शन हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। अगर हम देखें तो एक होता है बाहरा दलपुंज, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा होता है दलपुंज, जिसे हम कहते हैं कोरोला। तीसरा है पुमंग यानी एंड्रोसियम, और लास्ट यानी चौथा है जायांग यानी गाइनोसियम। बच्चों तो ये बाहरा दलपुंज जो होता है कैलिक्स और दलपुंज कोरोला, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसे बोलते हैं एसेसरी पार्ट, यानी ये नेसेसरी पार्ट नहीं है, एसेसरी पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। सहायक तो होते हैं परंतु ये जनन में भाग नहीं लेते हैं। मुख्य रूप से जो जनन में भाग लेगा वो पुमंग और जायांग लेगा। इसीलिए पुमंग और जायांग को ये जनन अंग बोलते हैं, यानी ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी ये नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर है फॉर रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे एक एक करके जानना चाहेंगे, लेकिन हम लोग ये भी जाने कि बाहरी दलपुंज एक कलेक्टिवली, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे एक फ्लावर है, रोज़ है, रेड रोज़ है, तो ये जो पार्ट है इसका, ये ग्रीन वाली पार्ट है, ये पूरा एक जो कलेक्शन है, एक समूह है 4-5 लिप्स, यानी ये ग्रीन वाली जो लिप्स है, इसे हम कहते हैं कैलिक्स यानी बाहरा दलपुंज। और ये जो इसके बाद जो ये वाला रेड कलर का ये जो पार्ट है, यानी पेटल्स जो है, ये पूरी कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से कहलाता है दलपुंज यानी कोरोला। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि इस डायग्राम में हमें देखना है कि कहाँ दलपुंज है और कहाँ बाहरी दलपुंज है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये है हमारा बाहरा दलपुंज का एक एक पत्तियाँ। जैसे एक पत्ती यहाँ ये चारों तरफ, जिस तरह से यहाँ फ्लावर में चारों तरफ से ये घेरे हुए हैं, इसी तरह से ये ग्रीन लीफ जो है यानी हरी पत्ती जो है वो फ्लावर को चारों तरफ से घेरे हुए रहेगा। फ्लावर जब कली के रूप में होते हैं तो ये यानी कैलिक्स जो है उसको रक्षा प्रदान यानी सुरक्षा प्रदान करता है, नष्ट होने से बचाता है। तो इसकी जो प्रत्येक पत्ती है, एक एक लीफ जो है वो कहलाएगा बाहरा दलपुंज यानी अंकुड़ी कहलाएगा। और इसकी जो ये वाली पार्ट है, ये ग्रीन यानी ये रेड वाली पार्ट है, ये रेड वाली पार्ट, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वाइट, जैसा फ्लावर रहेगा वो इसका पंखुड़ी जो है वो इसी कलर का होगा। यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी फ्लावर का कलर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, पंखुड़ी के कलर पे। जैसे रोज़ बहुत तरह के होते हैं, रेड रोज़, ब्लैक, वाइट, येलो, तो वो सभी उसमें चेंज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है पंखुड़ी के कलर यानी पेटल्स के कलर अलग अलग होते हैं। तो याद रखें कि
दलपुंज की प्रत्येक इकाई जो है, एक एक पत्ती जो कहलाएगी वो कहलाएगी दल यानी पंखुड़ी। और इसी तरह से बाहरी दलपुंज की एक एक पत्ती कहलाएगी बाहरी दल या अंकुड़ी कहलाएगी। इसके बाद नंबर आता है, ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, ये गोल वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं परागकोश, जिसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। और ये जो फिलामेंट है यानी डंटा लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं तंतु। तो ये परागकोश और तंतु ये दोनों मिलकर कहलाता है पुंकेसर। और पुंकेसर जो होता है वो इकाई होता है किसका? पुमंग का। ये पुमंग जो है ये नर जनन अंग है, ठीक है। और इसकी प्रत्येक इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला जिसमें परागकण का निर्माण होता है उसे परागकोश कहते हैं, और दूसरा ये डंटे लाइक स्ट्रक्चर जो है जो पुष्पासन से कनेक्ट करता है परागकोश को उसे हम कहते हैं तंतु। तो ये परागकोश तथा तंतु मिलकर बनाता है पुंकेसर। इसी तरह से हम आएंगे जायांग की प्रत्येक इकाई। तो ये जायांग है और इसकी प्रत्येक इकाई को हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के तीन भाग हैं, के वाले पार्ट कहलाएगा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी हम कह सकते हैं कि ये मादा जनन अंग है, पुष्प का मादा जनन अंग। इसके तीन भाग हैं। ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये कहलाता है वर्तिकाग्र, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। और ये जो पार्ट है फिलामेंट लाइक जो स्ट्रक्चर इसे कहते हैं वर्तिका। और ये जो फूला हुआ पार्ट है इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड और बीजांड के अंदर होता है अंडाणु। बच्चों तो ये जो मादा जनन अंग है पुष्प का उसे हम कहते हैं स्त्री केसर, और जो नर जनन अंग है उसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। तो पुंकेसर के दो भाग थे, परागकोश एवं तंतु, लेकिन स्त्री केसर के तीन भाग हैं। एक पहला भाग ऊपर में जो है वो वर्तिकाग्र है, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। तो इस प्रकार से ये हो गया स्त्री केसर। तो ये हम कह सकते हैं कि पुष्प के अंदर दो जनन अंग थे, एक स्त्री केसर जो मादा, हम कह सकते हैं कि ये स्त्री केसर क्या है? तो ये स्त्री केसर जो है ये मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग। और इसे हम पुंकेसर को कह सकते हैं कि ये पुंकेसर जो है ये नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। तो पुष्प में दो जनन अंग पाए गए, एक नर जनन अंग जिसे कहते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर के भी कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, एक है परागकोश और एक है तंतु। फिर हमने यहाँ देखा स्त्री केसर को जो कि मादा जनन अंग है किसका? पुष्प का। इसके तीन भाग थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और बच्चों इस तरह से हम अभी ये जानने की कोशिश किए हैं कि द्विलिंगी पुष्प में कौन कौन से पार्ट हैं। अब ये देखें कि ये जो पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट है इसे कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन वह पुष्प का भाग है जिसमें सभी यानी कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम जिससे जुड़ा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं पुष्पासन, और उससे एक डंटी जुड़ा हुआ रहता है उसे कहते हैं वृंत। बच्चों तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जनन कैसे होता है। हम जान रहे हैं कि पुष्पी पादप जो होता है उसके अंदर लैंगिक जनन होते हैं, और लैंगिक जनन होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जनक दो होने चाहिए, एक नर जनक होना चाहिए और एक मादा। तो हम इन्हें देख लिया कि पुष्प में नर जनन अंग है जिसे पुंकेसर कह रहे हैं, और मादा जनन अंग है जिसे हम स्त्री केसर कह रहे हैं। अब ये क्या होगा कि जनन की प्रक्रिया इस तरह से होंगे कि जब इस परागकोश में परागकण बन जाएगा परिपक्व होने के बाद, तो ये परागकण जो है वो उड़ता हुआ पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर। और हम जानते हैं कि परागकोश से निकलकर परागकण जो वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो यह प्रक्रिया जो है वो परागन यानी पॉलिनेशन कहलाती है। तो पॉलिनेशन यानी परागन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। और जब ये परागकण यहाँ पहुंचेगा वर्तिकाग्र पे, तो अब ये परागकण जो है पराग नलिका के द्वारा इसे पहुंचना होगा अंडाशय में, और अंडाशय में पहुंचने के बाद ये जाएगा बीजांड में, और बीजांड के अंदर होगा अंडाणु, उसके साथ जाकर के ये संलयन करेगा। और नर युग्मक जो मादा युग्मक से
यानी परागकण के अंदर जो नर युग्मक होंगे वो जो अंडाशय से निषेचन करेगा तो युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज जो है वो निषेचन के पश्चात जो है वो विकसित हो जाएगा भ्रूण में। तो हम ये भी देख सकते हैं कि निषेचन फिर क्या है। तो ये जो परागकोश से परागकण निकल करके आया और इसके नर युग्मक जब निषेचित करेगा अंडाणु को, तो यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की जो संलयन की प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया कहलाती है ये निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में फॉर्मेशन होता है जायगोट का, और ये जायगोट रह जाएगा बीजांड के अंदर और बना लेगा भ्रूण। तो अब कुछ परिवर्तन हमें इसमें देखना है कि निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखो बच्चों, अब जब निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर अपने आप को चेंज करेंगे, डेवलप करेंगे। जैसे ये युग्मनज जो है निषेचन के पश्चात विकसित हो जाता है भ्रूण के अंदर, और इसके ऊपर जो बीजांड है वो डेवलप हो जाएगा बीज में, और इसी तरह से ये जो अंडाशय है वो डेवलप हो जाएगा फल में। तो ये रिजल्ट होता है निषेचन के बाद। बाकी जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे मुरझा जाएंगे, टूट करके अलग हो जाएंगे, और ये फल का निर्माण हो जाएगा जिसके अंदर सीड भी होगा और भ्रूण भी होगा। तो ये निषेचन का एक जनरल डिस्क्रिप्शन है कि पुष्पी पादप में निषेचन कैसे होते हैं और वो पुष्प के कौन कौन से ये भाग हैं। तो याद रखें कि पुष्प जो है वो पुष्पी पादप का एक जनन अंग है जिसमें दो तरह के जनन अंग होते हैं, एक स्त्री केसर होता है और एक पुंकेसर। पुंकेसर नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर जो है वो मादा जनन अंग होता है। बच्चों, तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन था इसके बारे में।